एक थकी हारी बुजुर्ग मां, नंगे पांव, कांपते हुए कदम और एक अफसर जो उसकी आंखों में ऐसा सच देखता है कि अपनी कुर्सी छोड़ खड़ा हो जाता है। वो कोई वीआईपी नहीं थी, बस एक टूटी बिखरी मां थी और पूरा सिस्टम उसके आगे झुक गया। लेकिन आखिर क्या था उस मां का राज जो एक आला अफसर की आंखें भी नम कर गया? कैसे एक साधारण सी शिकायत एक खोए हुए बेटे को उसकी मां से मिला देती है? और कैसे एक बेटा अपने माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से भिड़ जाता है? यह सिर्फ एक माँ बेटे की कहानी नहीं, यह एक ऐसा भावनात्मक तूफान है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हमने कभी अपने बुजुर्गों की आवाज सुनी है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में जो खुलासा होता है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आंखें नम कर देगा, और यह कहानी आपको बदल कर रख देगी। दोस्तों, सुबह के 10 बजे थे। शहर के एसपी ऑफिस के बाहर हमेशा की तरह चहल पहल थी। पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में सूरज की रोशनी में चमकते हुए पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी निभा रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग महिला धीमे धीमे कदमों से चलती हुई आई। उसकी उम्र 60 के पार थी। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में गहरी उदासी थी। एक हाथ में पुराना फटा हुआ कपड़े का थैला था और दूसरे हाथ से वह दीवार का सहारा ले रही थी। हर कदम पर उसका शरीर थरथराता था, मानो बरसों की थकान उसके हर हिस्से में समा गई हो। वह मुश्किल से ऑफिस के गेट तक पहुंची। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पास खड़े एक युवा कांस्टेबल को देखा और कांपती आवाज में बोली, बेटा, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। कांस्टेबल ने उसकी तरफ बिना देखे रूखेपन से जवाब दिया, माताजी, यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जाइए नजदीकी थाने में। यह सुनते ही महिला के चेहरे पर जो थोड़ी सी उम्मीद की किरण थी वो बुझ गई। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई, मानो उसके पैरों में जान ही ना बची हो। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो सिसकते हुए बोली, कोई मेरी बात नहीं सुनता। बेटा, मैं कहां जाऊं? कोई तो मेरी सुनेगा। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। वह वहीं बैठकर रोने लगी और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरा कोई नहीं है। एसपी ऑफिस की दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा केबिन था, जिसकी खिड़की से बाशहर का खूबसूरत नजारा दिखता था। वहां एसपी विक्रम सिन्हा अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलों में खोए हुए थे। विक्रम 35 साल के थे, गंभीर और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक। लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी संवेदनशीलता थी जो उनके मानवीय पक्ष को दर्शाती थी। अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर गई। नीचे एक बुजुर्ग महिला जमीन पर बैठी थी। उसकी झुकी पीठ, मुरझाया चेहरा और आंसुओं की चमक विक्रम की आंखों ने पढ़ ली। उसकी बेबस आवाज शायद उनके कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन उनकी आंखों ने सब देख लिया। उनका दिल एक पल के लिए कांप गया। उन्हें अपनी मां की याद आ गई। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विक्रम ने तुरंत अपनी डेस्क पर रखी घंटी बजाई। कुछ ही सेकंड में उनका असिस्टेंट, एक युवा कांस्टेबल, दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। विक्रम ने पूछा, बाहर वह महिला कौन है? क्यों रो रही है? कांस्टेबल ने जवाब दिया, साहब, वो एक रिपोर्ट लिखवाने आई थी। हमने उसे थाने जाने को कहा। बस फिर वो रोने लगी। यह सुनकर विक्रम को थोड़ा अजीब लगा। वो बोले, उसे तुरंत मेरे केबिन में लाओ। कांस्टेबल थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि विक्रम आमतौर पर किसी को सीधे अपने केबिन में नहीं बुलाते थे। लेकिन उसने बिना सवाल किए आदेश का पालन किया और नीचे चला गया। विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और खिड़की के पास आकर उस महिला को देखने लगे। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना रिश्ता उन्हें उसकी ओर खींच रहा हो, से क्या हो। कुछ देर बाद कांस्टेबल उस बुजुर्ग महिला को लेकर केबिन में आया। महिला सहमी हुई थी। उसकी आंखों में डर और संकोच साफ दिख रहा था। वह सोच रही थी, पता नहीं अब क्या होगा। क्या यह अधिकारी भी मुझे भगा देगा? विक्रम तेजी से महिला की ओर बढ़े। उनके चेहरे पर किसी अधिकारी का रौब नहीं,
बल्कि एक बेटे जैसा स्नेह था। उन्होंने महिला को सहारा देकर सोफे पर बैठाया और नरम आवाज में कहा, माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं, क्या हुआ? उन्होंने अपने असिस्टेंट को पानी लाने का इशारा किया। जब पानी का गिलास महिला के सामने आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पानी पिया, मानो बरसों की प्यास बुझ रही हो। पानी पीने से उसे थोड़ी राहत मिली। फिर उसने हिम्मत जुटाकर अपनी बात शुरू की। बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बाजार गई थी। किसी ने मेरा थैला चुरा लिया। उसमें मेरे बीमार पति की दवाइयां थीं और कुछ पैसे भी जो मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मैं थाने गई थी लेकिन दरोगा ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे भगा दिया। बोला, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। फिर मैं निराश होकर यहां चली आई। मुझे लगा शायद यहां कोई मेरी सुनेगा। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें उस दरोगा पर गुस्सा आया जिसने एक बेबस महिला की मदद नहीं की। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तुरंत खुद को शांत किया। उनका ध्यान पूरी तरह महिला की कहानी पर था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी, जैसे यह कहानी उनके अतीत से जुड़ी हो। मां जी, विक्रम ने संवेदनशीलता से पूछा, आपके पति कहाँ हैं? महिला की आंखों में फिर उदासी छा गई। वो बहुत बीमार हैं बेटा, वृद्धाश्रम में रहते हैं, पैसे की कमी है, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। उसने गहरी सांस ली। हम दोनों वहीं रहते हैं, अनाथों की तरह। उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम शांता है और मेरे पति का नाम रामकिशन। जैसे ही शांता ने यह नाम लिए, विक्रम के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और सांसें थम सी गईं। उनके कानों में यह नाम गूंज रहे थे, जैसे कोई पुरानी याद जगा रहे हों। बचपन की धुंधली तस्वीरें उनकी आंखों के सामने नाचने लगीं। उनके पिता के कठोर लेकिन प्यार भरे हाथ, उनकी मां की ममता भरी आंखें और गांव के छोटे से घर की यादें। उन्होंने खुद को संभाला और कांपती आवाज में पूछा, मां जी, क्या आपके पैर में बचपन में कोई चोट लगी थी? बहुत बड़ा घाव। शांता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह का भाव था। यह अधिकारी मेरे बचपन के घाव के बारे में कैसे जानता है? यह बात तो शायद ही किसी को पता हो। उसने सोचा, हां बेटा। शांता ने कांपते हुए जवाब दिया, लगी थी, बहुत बड़ा घाव, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था जो विक्रम के दिल को चीर रहा था। विक्रम की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें अपने बचपन की वह घटना याद आई जब उनकी मां का पैर एक नुकीले पत्थर से बुरी तरह कट गया था। वो घाव उन्होंने देखा था और उसकी छाप आज भी उनके मन में थी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच है? क्या यह मेरी मां है जिन्हें मैंने बरसों पहले खो दिया था? उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, मां जी, क्या आपका कोई बेटा है? शांता ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। था बेटा, बहुत साल पहले एक रेल हादसे में हम बिछड़ गए। विक्रम की आंखों में नमी उतर आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने झुककर बोले, मां जी, आप मुझे पहचानते हैं? शांता ने विक्रम की आंखों में देखा। समय की परतें जैसे खुलने लगीं। उस चेहरे का तेज, वह नजरें और वह नाम विक्रम। उसकी आवाज कांप रही थी। कमरे की दीवारें भी जैसे थरथराने लगी थीं। आप ही हैं ना मेरी मां? विक्रम की आवाज टूट रही थी। शांता की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो विक्रम की आंखों में देख रही थी, जैसे किसी भूले बिसरे सपने को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तू मेरा विक्रम है। उसकी कांपती आवाज में विश्वास और डर का मिश्रण था। विक्रम ने आगे बढ़कर शांता के हाथ थाम लिए। हाँ मां, मैं ही हूं, आपका बेटा जिसे आपने आखिरी बार स्टेशन पर देखा था। शांता का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वह फर्श पर बैठ गई और विक्रम भी घुटनों के बल नीचे आ गया। कमरे में खड़े सिपाही और कर्मचारी सन्न रह गए।
जो बुजुर्ग महिला एक साधारण रिपोर्ट लिखवाने आई थी, वो इस जिले के सबसे ताकतवर अफसर की मां निकली। मां, आप कहां चली गई थीं? उस रात के बाद आप कभी नहीं मिली। विक्रम की आवाज टूट रही थी। शांता ने धीरे धीरे जवाब दिया, उस रेल हादसे की रात बेटा हम तुम्हें ढूंढते रहे, लेकिन भगदड़ में सब बिछड़ गए। मैं घायल हो गई, अस्पताल में महीनों रही। फिर सोचा शायद तू नहीं रहा। मैं जिंदा था मां, विक्रम बोले। मैं एक अनाथालय में पहुंच गया, आपको ढूंढता रहा। बड़ा होकर आईपीएस बना। सोचा अगर कभी कोई सुराग मिला तो, लेकिन आपका नाम शहर सब खो गया था। शांता ने थरथराते हाथों से विक्रम का चेहरा छुआ। तू कितना बड़ा हो गया बेटा और अफसर बन गया। पूरा ऑफिस भावुक हो गया। कोई चुपके से आंखें पोंछ रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन उस पल में कोई नियम, कोई वर्दी, कोई औपचारिकता नहीं थी। शांता ने अपने बेटे को उठाया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। मां और बेटा एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। यह सिर्फ आंसू नहीं थे, यह बरसों की जुदाई का दर्द था, तड़प थी और बरसों बाद मिली खुशी का एहसास था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। उस पल में सारी दुनिया थम सी गई थी। एक कांस्टेबल, जिसकी आंखें भी नम थीं, अपने साथी से फुसफुसाया, एसपी साहब की मां है यह। उसकी आवाज में गहरी श्रद्धा थी। असिस्टेंट, जो अभी तक पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ा था, उसकी आंखें भी भर आई थीं। उसने गिलास मेज पर रखा और चुपके से आंसू पोंछे। सभी कर्मचारी विक्रम के इस मानवीय पक्ष को देखकर स्तब्ध थे। उनके दिल में विक्रम के लिए एक नया सम्मान उमड़ा। उस पल में पद और प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ मां और बेटे का पवित्र रिश्ता था, जो बरसों बाद फिर जुड़ा था। शांता और विक्रम कुछ देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। जब आंसू थोड़े शांत हुए तो विक्रम ने अपनी मां को सहारा देकर सोफे पर बैठाया। उनकी आवाज में अभी भी दर्द था। मां, आपने इतने साल क्या किया, हमें क्यों नहीं ढूंढा? शांता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पुराना दर्द फिर तैरने लगा। ट्रेन हादसे के बाद बेटा मेरा पूरा परिवार टूट गया। मुझे लगा मेरा विक्रम चला गया, मेरी दुनिया उजड़ गई। उसकी आवाज में बरसों का दुख था। तुम्हारे चाचा राम प्रसाद ने धोखे से हमारी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। उसने कहा तुम नहीं रहे और हम बूढ़े क्या करेंगे। उसने हमें घर से निकाल दिया। बेटा, शांता की आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। वो इतना धूर्त था कि उसने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं था। तुम्हारे बाबा बीमार हो गए, उन्हें लकवा मार गया, खाने पीने को कुछ नहीं था। मजबूरन हमें वृद्धाश्रम जाना पड़ा। सोचा यही जिंदगी कट जाएगी। शांता की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, हर जगह, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मुझे लगा तुम सच में चले गए। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनके चाचा ने उनके मां बाप के साथ इतना बड़ा अन्याय किया था। उनके दिल में आग सी लग गई। उनकी मां बाप, जिन्होंने उन्हें इतनी मुश्किल से पाला, आज दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मां, विक्रम ने गुस्से में कहा, आप चिंता मत करो, अब सबका हिसाब होगा। जिसने भी आपको तकलीफ दी उसे कानून के कटघरे में खड़ा करूंगा। आपको और बाबा को जो दुख झेलना पड़ा उसका बदला लूंगा। अब आप अकेली नहीं हैं मां, आपका बेटा आपके साथ है। शांता ने विक्रम को देखा। उसकी आंखों में विश्वास और गर्व था। उसे यकीन था कि उसका बेटा अब साधारण इंसान नहीं, एक बड़ा अधिकारी है। वो अपने परिवार को इंसाफ दिलाएगा। विक्रम ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपनी गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी मां को सहारा देकर केबिन से बाहर निकाला। ऑफिस के कर्मचारी अभी भी भावुक थे। एसपी साहब अपनी मां का हाथ थामे चल रहे थे। उन्होंने मां को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइव करके वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में मां बेटा चुप थे, लेकिन उनके दिलों में अनकही भावनाएं उमड़ रही थीं।
शांता बार बार विक्रम के चेहरे को छूती, जैसे यकीन करना चाहती हो कि यह सपना नहीं है। विक्रम भी अपनी मां को निहारते रहे। उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। आधे घंटे बाद गाड़ी एक छोटे से वृद्धाश्रम के सामने रुकी। आश्रम बड़ा नहीं था, लेकिन वहां शांति थी। विक्रम ने मां का हाथ पकड़ा और अंदर की ओर चल दिए। शांता उन्हें एक छोटे से कमरे की ओर ले गई। कमरे में एक कमजोर बुजुर्ग बिस्तर पर लेटे थे। उनकी सांसें धीमी थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें आधी बंद थीं। वो थे विक्रम के पिता रामकिशन। बरसों की बीमारी और गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया था। विक्रम और शांता के कमरे में घुसते ही रामकिशन ने धीरे से करवट बदली। उन्होंने अपनी आधी खुली आंखों से सामने खड़े अजनबी को देखा। पहले वह पहचान नहीं पाए। विक्रम धीरे से पिता के पास गए। उनके दिल में दर्द का तूफान उठ रहा था। उन्होंने पिता के पैर छुए। उनकी आंखें नम थीं। बाबा, विक्रम की आवाज कांप रही थी। मैं विक्रम। रामकिशन की आंखों में एक चमक आई। धीरे धीरे पहचान की किरण जगी। उन्होंने अपने बेटे को देखा जिसे बरसों पहले खो दिया था। उनके होंठ कांपे और आंखों से आंसू छलक पड़े। विक्रम, मेरा बेटा तो जिंदा है। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन खुशी से भरी थी। विक्रम ने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। पिता और बेटा एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। शांता भी उनकी ओर बढ़ी। तीनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोए। यह दृश्य इतना भावुक था कि वृद्धाश्रम के कर्मचारी और अन्य बुजुर्ग भी नम आंखों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ के चेहरे पर खुशी। उन्हें लगा आज एक परिवार फिर से जुड़ गया। कुछ देर बाद जब भावनाएं थोड़ी शांत हुईं, विक्रम ने अपने मां बाप को वृद्धाश्रम से अपने सरकारी बंगले पर ले जाने का फैसला किया। रामकिशन इतने कमजोर थे कि उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाना पड़ा। विक्रम ने मां और पिता को गाड़ी में बैठाया और अपने नए घर की ओर चल दिए। गाड़ी धीरे धीरे एसपी साहब के आलीशान सरकारी बंगले के सामने रुकी। शांता और रामकिशन ने पहली बार ऐसा घर देखा। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी थी। विक्रम ने मां और पिता को सहारा देकर दरवाजे तक लाया। दरवाजा खुला और सामने खड़ी थी विक्रम की पत्नी मीरा। वह विक्रम को देखकर हैरान हुई क्योंकि उनके साथ दो बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पर थकान और उदासी थी। विक्रम ने कहा, मीरा, यह मेरे मां बाप हैं। मीरा स्तब्ध रह गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर वह बोली, लेकिन आपने तो कहा था। हाँ, मैंने यही सोचा था। विक्रम ने कहा, लेकिन ऊपर वाले ने हमें फिर मिला दिया। मीरा मुस्कुराई। उसने बिना हिचकिचाहट के शांता और रामकिशन के पैर छुए। उसकी आंखें भी नम थीं। उसने अंदर जाकर आरती की थाली लाई और दोनों का पूरे सम्मान से स्वागत किया। घर में एक दिव्य माहौल बन गया। बरसों की जुदाई, दर्द और संघर्ष के बाद एक परिवार फिर से एक हो गया। रात हो चुकी थी। एसपी साहब के बंगले के डाइनिंग हॉल में पूरा परिवार एक ही टेबल पर बैठा था। शांता, रामकिशन, विक्रम और मीरा सब साथ में खाना खा रहे थे। यह पल ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय जैसे थम सा गया था। अगली सुबह विक्रम अपने ऑफिस पहुंचे। उनका चेहरा शांत था लेकिन आंखों में एक नई दृढ़ता थी। उनकी मां बाप के साथ हुए अन्याय की आग उनके दिल में जल रही थी। अब उन्हें हर उस इंसान से हिसाब लेना था जिसने उनके परिवार को दुख दिया। उन्होंने अपने असिस्टेंट मोहन को बुलाया। मोहन, विक्रम ने संयम से कहा, कल जो दरोगा उस बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था, उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। मोहन ने देखा कि एसपी साहब का मूड गंभीर है। उसने तुरंत काम शुरू किया। कुछ ही देर में दरोगा रमेश कुमार की पूरी जानकारी विक्रम के सामने थी। रमेश एक भ्रष्ट और लापरवाह दरोगा था जिसके खिलाफ कई शिकायतें थीं, लेकिन राजनीतिक रसूख के कारण उस पर कभी कार्रवाई नहीं हुई। विक्रम ने रिपोर्ट पढ़ी। उनका खून खोल उठा। यह वही दरोगा था जिसने उनकी मां को थाने से भगा दिया था। उन्होंने खुद को शांत रखा। यह निजी बदला नहीं, न्याय की लड़ाई थी।
उन्होंने रमेश कुमार को तुरंत अपने ऑफिस में बुलाया। आधे घंटे में रमेश कांपते हुए केबिन में खड़ा था। उसे नहीं पता था क्यों बुलाया गया है, लेकिन विक्रम की सख्त छवि से वह डरा हुआ था। दरोगा रमेश कुमार विक्रम ने सख्ती से कहा, आपको पता है, कल आपके थाने में एक बुजुर्ग महिला आई थी अपनी रिपोर्ट लिखवाने। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। जी सर, वह तो एक छोटी सी शिकायत थी। छोटी सी शिकायत। विक्रम की आवाज गूंजी। एक बीमार पति की दवाइयां और मेहनत की कमाई चोरी हो गई, और यह आपके लिए छोटी बात थी। आपने एक बेबस महिला को भगा दिया। रमेश के पसीने छूटने लगे। सर, मैं नहीं जानता था। आप नहीं जानते थे। विक्रम का गुस्सा अब साफ था। वह महिला मेरी मां थी। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह धड़ाम से बैठ गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर गया। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया, रमेश कुमार को तुरंत सस्पेंड करो। इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करो। इसकी सारी फाइलें खंगालो। कोई भी शिकायत छोटी या बड़ी अनदेखी नहीं होगी। रमेश गिड़गिड़ाने लगा। सर, मेरा परिवार है, मुझे नौकरी से मत निकालिए। जब आपने मेरी मां को बेसहारा छोड़ा तब आपके परिवार की याद नहीं आई। विक्रम की आंखों में कोई दया नहीं थी। एक पुलिसकर्मी का धर्म है जनता की सेवा। आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। जाओ। रमेश को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। यह खबर पूरे पुलिस विभाग में आग की तरह फैल गई। सभी कर्मचारियों में एक नया भय और सम्मान जगा। विक्रम सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं बल्कि हर आम नागरिक के लिए खड़े थे। अब विक्रम का अगला निशाना उनके चाचा रामप्रसाद थे, जिन्होंने धोखे से उनकी मां बाप की जमीन हड़प ली थी। विक्रम ने एक टीम बनाई और अपने गांव की ओर रवाना हुए। मीरा ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। गांव पहुंचकर विक्रम सीधे पुराने पटवारी से मिले, जो अब रिटायर हो चुके थे। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति के दस्तावेज और ट्रेन हादसे के बाद के रिकॉर्ड्स खंगाले। पटवारी ने बताया कि रामप्रसाद ने फर्जी कागजात बनाकर शांता और रामकिशन को मृत घोषित करवाया था, ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। रामप्रसाद एक धूर्त आदमी है, पटवारी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने गांव के कई लोगों को लूटा है। विक्रम के पास सारे सबूत जमा हो गए। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि रामप्रसाद के खिलाफ पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दोपहर में विक्रम अपनी मां और पिता को लेकर अपने पुराने घर पहुंचे। वह वही घर था जहां उन्होंने बचपन बिताया था, जहां उनकी मां ने उन्हें खाना खिलाया था और पिता ने कहानियां सुनाई थीं। आज वह घर खंडहर बन चुका था। रामप्रसाद ने उस पर ताला लगा रखा था। कुछ देर में पुलिस टीम रामप्रसाद को गिरफ्तार करके वहां ले आई। रामप्रसाद विक्रम को देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम लौटेगा। विक्रम, तू जिंदा है? रामप्रसाद ने अविश्वास से कहा। हां चाचा, मैं जिंदा हूं। विक्रम की आवाज में तीखापन था। और अब मैं यहां हूं तुम्हारे पापों का हिसाब लेने। विक्रम ने सारे सबूत रामप्रसाद के सामने रख दिए। जाली दस्तावेज, झूठी गवाही और गांव वालों के बयान। रामप्रसाद के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में डर साफ दिख रहा था। चाचा, विक्रम ने गुस्से से कहा, जिस जमीन पर तुम्हारा हक नहीं था उसे तुमने धोखे से हड़प लिया। मेरे मां बाप को बेघर कर दिया। रामप्रसाद गिड़गिड़ाने लगा। विक्रम, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब माफी का वक्त नहीं चाचा। विक्रम बोले, अब कानून अपना काम करेगा। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। इसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज करो। रामप्रसाद को हिरासत में ले लिया गया। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने विक्रम को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके साथ भी इंसाफ किया। विक्रम ने सुनिश्चित किया कि रमेश कुमार और रामप्रसाद दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। रमेश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसके भ्रष्ट कारनामों की जांच शुरू हुई। उसे कई आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया। रामप्रसाद के सारे फर्जी दस्तावेज रद्द कर दिए गए। हड़पी गई सारी संपत्ति शांता और रामकिशन के नाम वापस कर दी गई।
राम प्रसाद को जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में जेल हुई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। विक्रम की ईमानदारी और न्यायप्रियता की चर्चा हर जगह होने लगी। अखबारों में उनके बारे में लेख छपे और उन्हें नायक एसपी कहा जाने लगा। एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम को अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने विक्रम की पीठ थपथपाई। एसपी विक्रम सिंह मुख्यमंत्री बोले, आपने न सिर्फ अपने परिवार को इंसाफ दिलाया बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल कायम की। आपने साबित किया कि कानून सबके लिए बराबर है। विक्रम को राज्य का सर्वोच्च पुलिस सम्मान दिया गया। इस सम्मान को पाकर उनकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। उनके मां बाप भी समारोह में थे और उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। शांता की आंखों में संतोष था। उसने पहली बार इतना बड़ा सम्मान देखा था। विक्रम ने अपने मां बाप को अपने बंगले में ही रखा। उनका घर अब खुशियों से भर गया था। रामकिशन की सेहत में सुधार होने लगा क्योंकि उन्हें सही इलाज और प्यार मिल रहा था। मीरा ने अपनी सास ससुर की खूब सेवा की और वह उसे अपनी बेटी की तरह चाहते थे। एक शाम विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ वह एक निजी घटना थी, लेकिन यह एक बड़ी सामाजिक समस्या का प्रतीक है। आज भी कई बुजुर्ग अपने परिवारों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा, मेरी कहानी एक संदेश है। न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा मिले। मैं सरकार से अपील करता हूं कि बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून और सख्त किए जाएं। उनकी बात सुनकर जनता भावुक हो गई। विक्रम ने वृद्धाश्रम उन्मूलन अभियान शुरू किया। उन्होंने सभी वृद्धाश्रमों का दौरा किया और सुनिश्चित किया कि जिन बुजुर्गों के बच्चे हैं उन्हें उनके परिवारों से मिलाया जाए। उन्होंने बुजुर्गों के अधिकार नाम की हेल्पलाइन शुरू की। उनकी पहल से कई परिवार फिर से जुड़े और समाज में बुजुर्गों के प्रति जागरूकता बढ़ी। विक्रम अब सिर्फ एक एसपी नहीं थे, वह एक सामाजिक सुधारक बन चुके थे। एक रात विक्रम अपने मां बाप के साथ खाने की मेज पर बैठे थे। शांता ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, आज मुझे लगता है मैंने कभी किसी अनाथ को जन्म नहीं दिया। तूने हमें फिर से जिंदगी दी। विक्रम ने मां का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में सुकून था। उन्होंने अपने पिता को देखा जो अब मुस्कुरा रहे थे। मीरा उनके बगल में बैठी हंस रही थी। यह परिवार अब पूरा था। बरसों का दर्द खत्म हो चुका था। एक नया सवेरा उनकी जिंदगी में आ गया था। विक्रम ने न सिर्फ अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की। उन्होंने साबित किया कि न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। अनगिनत बेसहारा लोगों को उनका सम्मान और अधिकार वापस मिला। विक्रम ने साबित किया कि एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो पूरे समाज में बदलाव ला सकता है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार के पुनर्मिलन की नहीं थी। यह मानवता, संघर्ष और विजय की गाथा थी जो हर दिल को छूती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार और अपनों का साथ ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है, बशर्ते हम उम्मीद का दामन ना छोड़ें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।